नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं, वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाना चाहते हैं। मनमोहन सरकार ने वक्फ को जो असीमित अधिकार दिए थे उस पर स्पीड ब्रेकर लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताना चाहती है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की बात करती है, ओवैसी इस देश को बांटने का आरोप लगाने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर जो नया कानून बनाने की कोशिश है वो देश बांटने वाली कोशिश है, मुसलमानों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस बोर्ड में, इस एक्ट में अब बदलाव कर दिया जाए। आखिर वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या किया है कि अब सरकार को यह लगने लगा है कि इसमें बदलाव करना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत आखिर क्यों है? आज मैं इन सारे सवालों का जवाब 5 केस स्टडीज के जरिए देने जा रही हूं। आज मैं इसके लिए गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को उजागर करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद करने वालों के लिए एक कवच का काम कर रही है। कैसे हिंदुओं की जमीन पर पहले कब्जा किया जाता है और फिर उसे वक्फ बोर्ड कानूनी जामा पहना देती है। लेकिन सबसे पहले आपको इस नए बिल को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो दे दूं। इस नए बिल को लेकर अभी फिलहाल ये पारित सदन से नहीं कराया जा सका है। मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल जेपीसी के पास भेज दिया था। स्पीकर ने आज इस पर जेपीसी गठित कर दी है। इसका नाम ही संयुक्त संसदीय समिति है, जिसका अर्थ है कि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पार्टीज के सांसद शामिल रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपीज मौजूद रहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है ये भी स्पीकर ही तय करते हैं। स्पीकर ने वक्फ एक्ट को लेकर जो जेपीसी बनाई है उसमें 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. 4, Srimati Aparajita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangaupadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Mohammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Lavu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balia Mama Suresh Gopinath. 19, Sri Naresh Gandpat Maske. 20, Sri Arun Bharti. 21, Sri Asauddin Owaisi. And 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the joint committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this house by the last day of the first week of the next session. वक्फ एक्ट को लेकर जो जेपीसी बनी है वो ये तय करेगी कि वक्फ एक्ट में कौन कौन से बदलाव सही हैं और कौन से गलत हैं, और फिर इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो जेपीसी की सिफारिशों को आरक्षित माने। खैर, जेपीसी की जब रिपोर्ट आएगी तब आएगी, उसकी पहली बैठक होगी, वो भी डिटेल मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। लेकिन पहले आपको वो केस स्टडी दिखाती हूं ताकि आप ये समझ सकें कि सरकार को वक्फ एक्ट में संशोधन करने की जरूरत महसूस क्यों हुई है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर गुजरात की।
जमीन कब्जा करने का नया पैटर्न जहां सामने आया। वक्फ बोर्ड की मनमानी के 3 अलग अलग तरह की केस स्टडी हैं। द्वारका में जमीन लैंड जिहाद को कानूनी जामा पहनाया गया, तो जामनगर में 100 साल पहले जिन दुकानदारों ने दुकानें खरीदी थी उन दुकानों पर कब्जा किया जा रहा है। सूरत में तो हद हो गई। जिस बिल्डिंग पर सूरत महानगर पालिका का अंग्रेजों के जमाने से कब्जा था, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कैसे ठोक दिया। एक एक करके बारी बारी से एक एक केस स्टडी आपके सामने रखती हूं और सबसे पहले बात करूंगी देवनगरी द्वारका की। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है द्वारका, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे देवनगरी कहा जाता है, वो पिछले कुछ सालों से लैंड जिहाद का शिकार हो रही है। वहां की जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। बात बढ़ी तो सरकार और प्रशासन ने एक्शन लिया। वहां पर बुलडोजर चलाया गया, अवैध संपत्तियों को हटाया गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ जिसे वक्फ बोर्ड ने अपना कवच दे रखा था। वो कवच कैसे दिया गया, कैसे एक हिंदू परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, इसे आपको समझाती हूं। ये जो प्रॉपर्टी इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा इसे बड़ी स्क्रीन पर मैं ले आती हूं, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये दरअसल पूरी की पूरी लैंड ये हिंदू फैमिली की ही जमीन पर, ये देखिए, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, चाहे आधा अधूरा ही दिखाई दे, अर्धनिर्मित ही दिखाई दे, लेकिन ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो हिंदुओं की जमीन पर ही तैयार किया गया है, जिसका नाम हाजी मस्तान दरगाह है। क्या है ये? एक दरगाह है। ये हिंदुओं की जमीन पर बनाई गई दरगाह है। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को नोटिफाई कर दिया और इसी की वजह से असली मालिक को उसकी जमीन नहीं दी जा सकी, क्योंकि यहां पर तो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। और जहां पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे तो उसके बाद वो जमीन वक्फ की हो जाती है और आप किसी सिविल कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि सरकारी दस्तावेज में इस दरगाह का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। इसकी स्क्रिप्ट करीब 50 साल पहले लिखी गई थी। जी हाँ, पहले हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और फिर उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा दिया गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी ये प्रॉपर्टी हिंदू फैमिली के ही नाम पर है। कहा है? हिंदू फैमिली के नाम पर है, लेकिन वक्फ ने उस पर दावा कर दिया है और लड़ाई यही है। लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून में ऐसा संशोधन कर दिया कि असली मालिक को भी उसकी जमीन नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से नोटिफाई कराया जा चुका है। अब जमीन हिंदुओं के मालिकाना हक वक्फ का और बना दी गई दरगाह। द्वारका के नवाद्रा गांव की भी एक खबर आपके सामने रखती हूं, एक रियलिटी आपके सामने रखती हूं। जिस लैंड पर हाजी मस्तान की ये दरगाह है, वो जमीन एक हिंदू फैमिली कौन? रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा की है। नाम से ही पता चलता है हिंदू परिवार है। उस जमीन पर मुसलमानों ने अब पहले तो एक छोटी सी मजार बनाई, अभी तो खैर बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन पहले शुरुआत छोटी सी मजार से हुई थी। जब बात बढ़ी तो आस्था का विषय बताकर इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे उसी मजार वाली जगह पर हाजी मस्तान की दरगाह बना दी गई। देखते ही देखते आंखों के सामने एक एक ईंट लगाकर बड़ी सी दरगाह बना दी गई। इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया और उसी ट्रस्ट ने इसे वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिफाई भी करवा लिया, जिसके बाद सालों पुराने सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जमीन पर कहीं भी कोई दरगाह होने का जहां जिक्र नहीं था, आज की तारीख में वक्फ एक्ट चूंकि जमीन पर लागू है, आज वहां पर हाजी मस्तान की दरगाह है। और अगर जो मालिकाना हक रखते हैं, जो बहुत साल पहले अपनी जमीन को खो चुके हैं, वो चाहकर भी इस पर अपना दावा नहीं कर सकते। हैरानी की बात तो ये है कि खेती की जिस जमीन पर यह दरगाह बनाई गई है, वो जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू फैमिली के ही नाम पर है। इंसाफ के लिए हिंदू फैमिली जब प्रशासन के पास पहुंची तो वहां उसे क्या मिला, वो जानिए। प्रशासन ने उसे खाली कराने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस पर वक्फ बोर्ड कवच बनकर खड़ा हो गया। किसानी की जमीन थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो,
कि ये कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसानों के लिए कुछ करना होगा, मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। और वक्फ बोर्ड जो एक किसानी की जमीन पर अपना दावा, अपना कब्जा जमा कर बैठा है, जब उसके असली मालिक प्रशासन के पास गुहार लेकर गए, सरकारी दस्तावेज में किसी हिंदू फैमिली का नाम था, लेकिन उसके बावजूद इसे खाली नहीं कराया जा सका क्योंकि वक्फ ने इसे नोटिफाई किया था। आपको पता है वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 क्या कहता है? वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि वो किसी भी लैंड को वक्फ की जमीन घोषित कर सकता है, उसे अल्लाह के नाम पर वक्फ के नाम कर सकता है और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही सब द्वारका के इस नवादार गांव में हुआ है। देवभूमि द्वारिका जिले में एक कल्याणपुर तहसील में नावदरा गांव है। उसका एक एग्रीकल्चर फार्मरिस्ट है, उसका रेवेन्यू सर्वे नंबर है 836। वो ऑक्यूपेशन उसका है, वो उसका मालिक है। उसमें एक वक़फ़ की रजिस्टर्ड मस्जिद सामने आई है, तो वक़फ़ में कैसे रजिस्टर्ड हुई वो भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसका मालिक जो है एग्रीकल्चरिस्ट, वो तो वहाँ एग्रीकल्चर काम करता है। अभी उसका ही रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नाम आया है, तो वो कैसे आया, वो एक मामला अभी सामने आया है। द्वारका में पहले मजार बनी, फिर दरगाह बनी और उसके बाद वक्फ बोर्ड का ठप्पा लगा, जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा हो गया। और ऐसा केवल द्वारका में नहीं हुआ, वक्फ एक्ट का बेजा इस्तेमाल जामनगर में भी खूब हुआ और हो रहा है। जामनगर में मस्जिद के नीचे सैकड़ों दुकानदार वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान हैं। हर दिन दुकान को सील करने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि ये दुकानदार कोई नए नहीं हैं। इनके पूर्वजों ने करीब 100 साल पहले इसे खरीदा था। साल 2013 से पहले तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही साल 2014 से लोकसभा चुनाव से पहले मनमोहन सरकार ने 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए और तभी से दुकानदारों के लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ गई। जामनगर में रतनबाई मस्जिद मार्केट 100 साल से चल रहा है, यानी कि भारत की आजादी से पहले से यहां पर रतनबाई मस्जिद मार्केट में दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं। पहले जुमा मस्जिद के पास इसका प्रबंधन था। जुमा मस्जिद कमेटी का ट्रस्ट इन लोगों से किराया वसूलता था, लेकिन साल 2013 में मस्जिद अचानक से वक्फ बोर्ड में नोटिफाई करा दी गई। जब मस्जिद नोटिफाई करा दी गई तो अपने आप ही ये सारे दुकानें और ये सारे दुकानदार किसके हिस्से आ गए? अब भाई उनके सामने तो कोई और चारा है नहीं, वो भी वक्फ के अंतर्गत चले गए। इसके बाद जो किराया 50 रुपए था उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया। देखिए 100 साल में कितना कुछ बदल गया। लोगों ने 100 साल पहले मार्केट में दुकान खरीदी थी, लेकिन अब मार्केट पर चूंकि वक्फ का कब्जा है तो अब अनाप शनाप पैसों की मांग कर रहा है बोर्ड। और वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले, इसमें संशोधन न करने की बात कहने वाले एक बार ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे वक्फ अपने असीमित अधिकारों की वजह से नोट छापने का धंधा की एक मशीन बन गई है। 10-10 हजार रुपए किराया मांगा जा रहा है। पिछले 15 साल से हम ये दुकान चला रहे हैं। हमने 40 लाख रुपए भाड़ा पे बागड़ी पे एक बार ली थी और इसका डेली 6 महीने 15 लाख रुपए मशीन में जमा करवाया था भाड़ा डेली नाम बदलने का। और पिछले 13 साल से ऐसे ही चल रहा है। पिछले 2 साल से मस्जिद वाले ये बोल रहे हैं, ट्रस्ट वाले, या तो भाड़ा बढ़ा दो या तो हमको दुकान खाली करो। अभी जो हमने 40 लाख रुपये दिया है उसका क्या, जो 15 लाख रुपये मस्जिद में जमा करवाया उसका क्या? वो बहुत पुरानी दुकान है। 70-80 साल से हम दुकान में यहाँ धंधा कर रहे हैं। और अभी वक्फ बोर्ड का जो प्रश्न है, तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो हमको पसंद नहीं है। वो सभी दुकान को अभी 10-10 हज़ार का नोटिस दिया है भाड़ा का। हमारा किराया 70-80 रुपया है और सभी व्यापारियों इससे नाराज़ है बहुत। वो भाड़ा बहुत ज़्यादा भाड़ा है, करार वो भाड़ा है, वो बहुत ज़्यादा भाड़ा है, हमको ये मंजूर नहीं है। मेरे साथ लगभग 80 दुकान वाले हैं जो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े हुए, और ये वक़्फ़ के कायदे से हमको परेशान करते हैं थोड़ा। वो लीगली नोटिस दिया है भाड़ा बढ़ाने की, और हमको पहले हमारा 32 रुपीज़ है, अभी उसका 4,700 भाड़ा बोलते, और दर 3 साल के बाद 10% और बढ़ाना ऐसा भाड़ा बोलते। वो बोलते दुकान खाली करो, आप यहाँ भाड़ा बताओ।
उनका 500 भाड़ा है, उनको बोलो 7,000 भाड़ा दे। हमारा ऐसा भी धंधा है, हम 7,000 भाड़ा निकालेंगे। करीबन 10-11 साल हो गया मैं दुकान चला रहा हूँ। करीबन मैंने दो ट्रस्ट बदलते हुए देखा है। कोई ट्रस्टी ने हमको परेशान नहीं किया, लेकिन ये ट्रस्ट वाले से बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड आपको लागू पड़ेगा, ये लागू पड़ेगा, वो पड़ेगा, ये परेशानी, भाड़ा बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, दुकान खाली कर दो वरना सील मार देंगे। आप क्या बोलते हैं, आपके पास ये चलाने के लिए वो परमिशन नहीं है, वो नहीं है। पुराना किराया 136 रुपया था, अभी मैं 1,000 रुपया किराया देता हूँ। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आप 7,000 किराया दो, 12,000 किराया दो, वो कर दो, ये कर दो, वरना मैं दुकान पे कब्जा कर लूँगा, सील मार दूंगा, वो मार दूंगा। हमारे पास सब कुछ परमिशन है, जेएमसी की बिजनेस की परमिशन है, वो सब परमिशन है। बिना कुछ इश्यू करते रहते हैं, वो परेशान करते रहते हैं। हमारे तो यही मांग है भाई, आपको भाड़े की चाहिए ज़्यादा। वो बोल रहे हैं कि मस्जिद की इनकम कम हो रही है, हमें भाड़ा बढ़ा दो। हम सब व्यापारी बोलते हैं हमें कुछ दिक्कत नहीं है मस्जिद का भाड़ा बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आप एग्रीमेंट चेंज करो। अभी पुराना जो हमारा एग्रीमेंट, वो नया एग्रीमेंट क्यों करें हम? और आपका नया एग्रीमेंट वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड का वो सब आपको, आपके पास वो जो भी वो क्या बोलते सेक्शन, वो सब आपके वो लागू पड़ेंगे। अरे भाई, हम जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के रेंटल पे एग्रीमेंट पे, तो हमको वक्फ बोर्ड क्यों लागू पड़ेगा? अब जरा सोचिए, इसमें जो परेशान हैं वो क्या केवल हिंदू थे या वो खुद मुसलमान भी थे? तो अगर कानून में संशोधन होता है तो क्या केवल वो हिंदू को फायदा पहुंचाने वाला होगा, या फिर जो मुसलमान इस वक्फ बोर्ड के दायरे में आते हैं, अल्लाह के नाम पर जो बोर्ड चलाया जा रहा है, उन मुसलमानों को भी इसका फायदा होगा? ये सोचने की जरूरत है। जामनगर में मस्जिद के पास दुकान लगाने वाले दुकानदार परेशान हैं। कई पीढ़ियों से वो यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के फरमान के बाद अब वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। जामनगर के दरबारगढ़ में स्थित रतनबाई मस्जिद मार्केट की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नोटिफाई होने के बाद उसका संचालन करने वाले ट्रस्ट उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वालों ने 2014 में ये जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ में रजिस्टर्ड करवाई, और वहाँ के जो दुकानदार है वो लगभग कोई 17 साल से, कोई 80 साल से, कोई 19 साल से, कोई 50 साल से, सब अपने अपने छोटे छोटे व्यापारी ये काम कर रहे हैं। तो बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के, ये जितने भी दुकानदार है उसको कुछ पता नहीं है। ये सब वहाँ के काम करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी है। इसको बिना पूछे वक़्फ़ की हो गई, और अभी वक़्फ़ का रूल्स बताते हुए, वक़्फ़ का रौफ जमाते हुए इस जो भी दुकानदार है उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि भैया देखो अब इसको खाली करो, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की हो गई है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने ये पूरी मेहनत के बाद इतने सारे रिएक्शंस, चाहे वो सरकारी थे, डीएम दफ्तर था, से लेकर आम लोगों तक से बात की, तब कहीं जाकर ये सच्चाई निकलकर सामने आई। अवैध कब्जे के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ एक्ट के जरिए नोटिफाई कराने का ट्रेंड कई शहरों में देखा जा रहा है। वक्फ एक्ट से नोटिफाई होने के बाद इन प्रॉपर्टी पर इन्हें एक सुरक्षा कवच मिल जाता है, इसलिए ये खेल पूरे राज्य में जोर शोर से जारी है। गुजरात में द्वारका और जामनगर में पिछले 2 सालों में वक्फ बोर्ड ने ऐसी 341 प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड किया है, जबकि गुजरात वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 500 एप्लीकेशन पेंडिंग बताए जा रहे हैं। एक बार वक्फ बोर्ड से प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड हो गई तो फिर कब्जे पर कानूनी मोहर लग जाती है, और फिर इसे चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जामनगर और द्वारका में वक्फ बोर्ड के द्वारा फटाफट नोटिफिकेशन कराने का ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल लैंड जिहाद के नाम पर जिन जमीनों को कब्जा किया गया था, उन जमीन मालिकों ने जब इसकी शिकायत सरकार और प्रशासन से की तो सरकार प्रशासन भी एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि इसे वक्फ बोर्ड का कवच पहना दिया जाता है। इसी तरह से द्वारका और जामनगर में पिछले 2 साल में अब तक कुल 341 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के द्वारा ही रजिस्टर्ड हो चुकी है। इनमें से 199 जामनगर और 142 द्वारका जिले में है। करीब 500 एप्लीकेशन अभी भी राज्य की वक्फ बोर्ड में पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर वाकई में वक्फ बोर्ड में कोई अनियमितताएं नहीं है तो ये 500 आवेदन हैं वो जो पेंडिंग है,
ये फिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वारका में जहां जहां भी डिमोलिशन किया गया वहां वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला, भले ही उसकी वैधता सवालों के दायरे में हो। इसी वजह से इन कोस्टल इलाकों में अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर करवाने की एक होड़ लग गई। अभी देवमी, द्वारका जिला और जामनगर जिले में 341 प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिछले 2 साल में लगभग 200-250 से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुए, यानी 2 साल में वक्फ में रजिस्ट्रेशन करवाने की जो बढ़ोतरी है वो आश्चर्यजनक भी है और संशोधन करने की ज़रूरत वाली भी दिखती है कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी वक्फ में रजिस्टर्ड कैसे हो गई और किसकी परवानगी से हुई, वास्तव में इसका ऑक्यूपेशन किसका है, मालिकी किसकी है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट लैंडलॉर्ड की है, वो किसी भी जांच किए बिना इतनी प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर्ड होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सहयोगी केवल द्वारका और जामनगर में ही नहीं गए, वो सूरत गए तो वहां पर वक्फ बोर्ड ने नियमों की कैसे सारी हदें पार कर दी, इसकी तफ्तीश शुरू होने की। सूरत में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है मुगल सराय भवन। ये सूरत महानगर निगम की प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग में 150 साल से एसएमसी का ऑफिस चल रहा है। साल 2015 में अब्दुल्ला जारुल्लाह ने इसे वक्फ की संपत्ति होने का आवेदन दे दिया। वक्फ बोर्ड ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए साल 2021 में इसे वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत महानगर निगम ने इस फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी तो ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड की पोल खोल दी। वक्फ बोर्ड मुगल सराय इमारत को लेकर कोई दस्तावेज दरअसल ट्रिब्यूनल में डाल ही नहीं पाए, दिखा ही नहीं सके, जिससे ट्रिब्यूनल ने सूरत महानगर निगम के हक में फिर ये फैसला सुना दिया। सूरत महानगर निगम ने ट्रिब्यूनल के सामने वो सारे सबूत रखे जिससे कि फैसला उनके हक में आया। ये सबूत क्या क्या थे, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। सूरत महानगर निगम का इस बिल्डिंग पर 150 साल से कब्जा था। पहला सबूत तो यही था। दूसरा सबूत, ब्रिटिश शासन द्वारा जारी चार्टर की कॉपी रखी गई। तीसरा सबूत, जो एसएमसी को मालिक के तौर पर संपत्ति का कार्ड दिया जाता है, उसे रखा गया। और चौथा सबूत वो जो 1995 में वक्फ ने दावा, जब इसका नहीं था तब तक, क्योंकि 1995 तक इस जमीन पर वक्फ का दावा नहीं था, वो सबूत भी रखा गया, जिससे ये साफ हो गया कि वक्फ बोर्ड का मुगल सराय भवन पर कोई अधिकार नहीं है। वक्फ एक्ट को सदन में पारित नहीं कराया जा सका और अब इसे जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। लेकिन आज राज्यसभा में हंगामा जरूर बरपा। आज समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तूफानी बहस हो गई। आपत्ति अंदाज से शुरू हुई, फिर व्यवहार, कंडक्ट, एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक पहुंची और जमकर तकरार हुई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने आज आपत्ति जाहिर की और उनकी आपत्ति किस बात को लेकर थी? जया बच्चन ने सभापति की टोन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज जानती हूं, मैं एक्सप्रेशन समझती हूं। सभापति का जो लहजा है, जो टोन है, वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। जया बच्चन अभी अपनी टिप्पणी पूरी कर ही रही थी कि इतने में सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए। जया बच्चन क्योंकि जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाई थी तो जगदीप धनखड़ ने कहा, सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक सेगमेंट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारी संस्थाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members.
ऑनरेबल में नो, बैठिए बैठिए बैठिए, ऑनरेबल मेंबर्स, बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second, one second. One second. Please, please sit down. Please take your seat. No, no. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया? राज्यसभा ने सभापति जगदीप धनखड़ फिर जया बच्चन क्यों भिड़ गई और जया बच्चन के पीछे पूरा विपक्ष क्यों गोलबंद हो गया, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझाती हूं, क्योंकि तभी आपको पूरा मामला भी समझ में आएगा। दरअसल राज्यसभा में क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से की गई एक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। कुछ दिन पहले तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक टिप्पणी की थी जो खड़गे को बुरी लगी थी। आज जयराम रमेश ने कहा कि कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे को आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसका जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे, एक एक चीज पर नजर डाली गई। उस वक्त घनश्याम तिवारी ने कहा था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। खड़गे भी इस पर सहमत हो गए कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सभापति ने समझाया कि घनश्याम तिवारी ने संसदीय भाषा में अपनी बातें कही। जयराम रमेश ने माफी मांगने की मांग कर दी। इस पर सभापति ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफी नहीं मांगता, वे माफी नहीं मांगेंगे। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी का टोन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ठीक नहीं था। बात कहां पर अटक गई? अंदाज पर, टोन पर। अब देखिए बात आगे कैसे बढ़ती है और विपक्ष सदन में हंगामा करने का मौका तो ढूंढता ही रहता है और यही हुआ। जयराम रमेश घनश्याम तिवारी की माफी की मांग पर अड़ गए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बात खत्म कर दी थी, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि मैं आपको नेम करने की चेतावनी देता हूं, जिसका कांग्रेस सांसद अजय माकन ने विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य एक एक करके खड़े होने लगे, बोलने लगे और सभापति ने पहले तिरुचि शिवा को बोलने की इजाजत दी। तिरुचि शिवा ने जब अपनी बात पूरी कर ली तब सभापति ने जया अमिताभ बच्चन का नाम लिया। जरा गौर करिए जया अमिताभ बच्चन पर। इस दौरान जया बच्चन ने सभापति के टोन की बात उठाई। जगदीप धनखड़ ने उन्हें सेलिब्रिटी कहकर समझाने की कोशिश की, बस फिर क्या था, जया बच्चन तमतमा गई, नाराज हो गई और धनखड़ साहब का भी गुस्सा भड़क उठा। Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen.
We have to get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge. यूजुअली सदन में पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ता है, लेकिन आजकल विपक्ष जो है वो सीधे सीधे सभापति से ही भिड़ने में लगे हुए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत दी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव तक पारित किया गया। कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। ये तो सदन के अंदर चल रहा था, लेकिन जया बच्चन तो वॉकआउट कर चुके थे। जया बच्चन जब बाहर आई तो उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दिया। बाहर भी उन्होंने सभापति पर वही आरोप लगाया जो उन्होंने अंदर बोला था। इस बार उनके पीछे सोनिया गांधी भी खड़ी दिखाई दी। सोनिया गांधी का जया बच्चन के सपोर्ट में खड़े होना कई सारे सवाल भी उठाता है। जब जया बच्चन बाहर बोल रही थी, सोनिया गांधी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है
ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं सेलिब्रिटी। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? राजनीति बड़ी कुटिल चीज है, सब कुछ हित में ही निहित है। इस तस्वीर को आपको दोबारा देखना चाहिए। आज जया बच्चन जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ बयान दे रही थी तो पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जया बच्चन बोल रही थी और सोनिया गांधी लगातार यस यस करके समर्थन दे रही थी। ये दोस्ती लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है। गांधी परिवार और बच्चन परिवार कभी बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले इस दोस्ती में दरार आ गई थी। 2 पीढ़ियों की दोस्ती जया बच्चन के एक स्टेटमेंट से खत्म हो गई थी। 2004 में एक राजनीतिक सभा में जया बच्चन ने कहा था, जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें बीच मझधार में छोड़ गए। जब हम मुसीबत में थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वे लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। ये 2004 का बयान था, बड़ा पुराना बयान। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और सोनिया गांधी जया बच्चन के साथ खड़ी हैं। जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ खड़ी हैं। जब जया बच्चन ये बयान देकर वापस पलटी तो उनकी पीठ थपथपाने का काम सोनिया गांधी ने किया। So disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए बार-बार